हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 22 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 23वां नंबर का चैप्टर है, जिसका नाम है दोस्तों उच्च न्यायालय। ठीक है, क्या है? हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 60 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जस्ट पिछली क्लास में दोस्तों अपन ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, और सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अपन ने टॉप 80 प्रश्न है वो पढ़े थे। अगर आपने पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से। तो आप वहां जाके पिछली सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25। कितने हैं? 25। 1 जनवरी 2019 को दोस्तों एक नया उच्च न्यायालय का गठन किया गया था अमरावती में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहले 24 थे, फिर 1 जनवरी 2019 को नया बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन 25। आगे देखिए, इसमें देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है वो दोस्तों कितनी है? तो मित्रों, आपको इसमें याद रखना है कितनी है। तो 1079 स्वीकृत संख्या है 25 उच्च न्यायालयों में। वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 1079। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1079। आगे देखिए, थर्ड नंबर का प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 3। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो न्यायाधीशों की संख्या है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। ये सबसे बड़ा है एशिया का उच्च न्यायालय। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और इसके अंदर दोस्तों इसमें टोटल 160 न्यायाधीश हैं, जिसमें से दोस्तों इलाहाबाद और लखनऊ दोनों को मिलाकर बता रहा हूं मैं यहाँ पे। लखनऊ में इसकी खंडपीठ है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो यानी कि दोस्तों इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना है वो इनमें से सबसे बाद में हुई है। अगर यहाँ पे ऑप्शन आता अमरावती उच्च न्यायालय, तो दोस्तों आपको अमरावती उच्च न्यायालय करना था, क्योंकि 1 जनवरी 2019 को अमरावती में नया उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अमरावती नहीं है, इसलिए आपको त्रिपुरा उच्च न्यायालय करना है। ठीक है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इन उच्च न्यायालयों की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1862 ईस्वी में। 1862 ईस्वी में दोस्तों इसमें बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो इसका 1862 ईस्वी इसका बिल्कुल सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, इसमें 7 नंबर का प्रश्न, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो सर्वाधिक स्थायी या अस्थायी खंडपीठ है वो किस उच्च न्यायालय में है? तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गुवाहाटी में। कौन सी में?
गुवाहाटी में। ठीक है, अब देखिए गुवाहाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये जो क्षेत्र हैं ये आते हैं। और यहाँ पे दोस्तों खंडपीठ की बात करें तो देखिए खंडपीठ में कौन कौन से एरिया आते हैं। देखिए गुवाहाटी के अंदर कोहिमा में खंडपीठ, ठीक है, फिर इम्फाल में खंडपीठ, फिर अगरतला में खंडपीठ, और फिर शिलोंग में खंडपीठ, यानी कि 4 खंडपीठ है इसकी। तो सर्वाधिक खंडपीठ है वो किसकी है, तो वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। आगे देखिए भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो वो है दोस्तों दिल्ली। ये तो आप सभी को पता होगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो स्वयं का उच्च न्यायालय है वो किसका नहीं है, तो वो है दोस्तों इसमें नागालैंड का। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागालैंड का। ठीक है, आगे देखिए इसमें 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो मैंने अभी बताया था असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हैं। ठीक है, तो यानी कि एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो वो है गुवाहाटी। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1916 में हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, ये भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुल संघ शासित क्षेत्रों में मात्र एक ही में उसका अपना न्यायालय है, संघ शासित क्षेत्र है, तो वो है मतलब खुद का ही है। अभी मैंने आपको बताया था दिल्ली, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो दोस्तों महाराष्ट्र व गोवा, महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, तो भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, तो ये आरंभ हुआ दोस्तों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में एक साथ दोस्तों ये 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास व बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अनुसार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो दोस्तों 1862 में की गई थी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है दोस्तों इसमें बम्बई उच्च न्यायालय क्षेत्र में। ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय क्षेत्र में दोस्तों महाराष्ट्र, दादरा एवं नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, ये सारे हैं, ये दोस्तों मुंबई उच्च न्यायालय क्षेत्र में आते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, दादरा एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बम्बई उच्च न्यायालय में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 19 नंबर प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो महाराष्ट्र में तो दादर नागर हवेली, गोवा, दमन एवं दीव, अब यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आता है दोस्तों किसके अंतर्गत, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
कौन सा? तो यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप की बात हो रही है दोस्तों। तो देखिए, जो केरल उच्च न्यायालय है, ठीक है, केरल उच्च न्यायालय में दोस्तों एक तो खुद का केरल और एक लक्षद्वीप, ये दोनों आते हैं दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। तो केरल तो खुद है ही, इसके साथ में लक्षद्वीप और है। ठीक है, तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 21 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों ये बिलासपुर में है। कहाँ पर है? बिलासपुर में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिलासपुर। आगे देखिए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना है वो दोस्तों कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नैनीताल में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, नैनीताल। आगे देखिए, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की गई? तो ये की गई दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में, याद रखना। ठीक है, जबलपुर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये है दोस्तों एर्नाकुलम में। ठीक है, एर्नाकुलम में केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों ओडिशा का जो उच्च न्यायालय है वो कटक में स्थित है। कहाँ पर है? कटक में। भुवनेश्वर मत कर देना, कटक में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अपने को बताना है कि कौन सा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये तो आप सभी को पता है कि जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। और अभी मैंने आपको बताया ओडिशा उच्च न्यायालय, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कटक में है। कहाँ पर है? कटक में। गुजरात उच्च न्यायालय है ये अहमदाबाद में है, और केरल उच्च न्यायालय है वो दोस्तों एर्नाकुलम में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो किसके द्वारा? तो ये की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। बी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार दोस्तों संसद के पास में है। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, संसद के पास। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो किससे परामर्श करता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, इन सभी से दोस्तों राष्ट्रपति है वो परामर्श करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति एक से अधिक कितने समय के लिए करता है? तो कितने समय के लिए एक से अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 वर्ष के लिए। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 33 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। देखिए, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हुआ हो, तो बिल्कुल सही है। वह किसी उच्च न्यायालय में, यानी कि उच्च न्यायालय का 2 या अधिक ऐसे न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, यानी कि वह कम से कम 10 वर्ष तक भारत के किसी क्षेत्र में न्याय संबंधी पद पर कार्य कर चुका हो। ठीक है, और एक या अधिक उच्च न्यायालय को लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, और कानून का अच्छा ज्ञाता भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है दोस्तों राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 37 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है, तो ये बहस की जा सकती है दोस्तों कहाँ पर, तो देखिए संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो दोस्तों कहीं पे भी नहीं की जा सकती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है, तो ये अधिकार है वो दोस्तों किसको है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत के राष्ट्रपति को दोस्तों स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर करने का अधिकार है। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो वो हटा सकता है दोस्तों विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है, तो यानी कि क्या कारण है उसकी वजह से दोस्तों न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, तो वो है इसमें देखिए कदाचार और असमर्थता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है, तो यहाँ पे सेवानिवृत्ति की अधिकतम जो आयु सीमा है वो क्या निर्धारित की गई है, तो वो दोस्तों 62 वर्ष निर्धारित की गई है और सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है, तो दोस्तों कितना वेतन मिलता है, तो वो है देखिए मुख्य न्यायाधीश को तो 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह दोस्तों 2,25,000 का वेतन मिलता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, यानी कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संबंधित राज्य की संचित निधि। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, संबंधित राज्य की संचित निधि। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 62 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? अच्छा प्रश्न है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अन्ना चंडी। ठीक है, अन्ना चंडी। तो इसमें इसका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अन्ना चंडी। ठीक है, याद रखना यहाँ पे क्या पूछा है, लीला सेठ मत कर देना। यहाँ पे पूछा क्या है वो ध्यान से देखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला अन्ना चंडी है। अगर मैं बात करूं मुख्य न्यायाधीश पद पर तो लीला सेठ आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसे, कभी आप सोचो लीला सेठ। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है अन्ना चंडी। अगला प्रश्न देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली महिला कौन है? यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वो है दोस्तों लीला सेठ। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 48 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संविधान में है? तो दोस्तों कोई सीमा नहीं है। ठीक है, कोई सीमा नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 49 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू तथा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें देखिए यहाँ पे अधिकार परीक्षा, परमादेश व प्रतिषेध, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण व उत्प्रेक्षण लेख, तो ये सभी है वो आदेश जारी कर सकता है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इनमें से कौन सी याचिका यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त इनमें से कौन सी याचिका को यानी कि कौन सी रिट को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो देखिए उत्प्रेक्षण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, यह उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी रिट है वो उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अंतरदायिक अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट तब जारी कर सकता है? यहाँ पे देखिए उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेक्षण रिट तब जारी कर सकता है। तो कब जारी कर सकता है वो देखिए, जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, बिल्कुल सही है। जब निर्णय या आदेश पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में कार्य किया गया हो, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अधीनस्थ न्यायालय, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। नेक्स्ट है
भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को इसमें विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, देश में 18 उच्च न्यायालय है, गलत है। तो देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखिए, उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र को अपना उच्च न्यायालय नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली का है अपना खुद का, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा, यानी कि शुरुआत के तीनों ही गलत है। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक की उम्र तक पद धारण करते हैं, तो ये इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 4 कथन ही सत्य है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो वो है दोस्तों इसमें गुवाहाटी। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय नहीं है, यानी कि विषय में सही है। यहाँ पे देखिए दोबारा, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। तो देखिए, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें और है वो गलत है। आगे देखिए, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। तो सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि जो बंद है वो असंवैधानिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केरल उच्च न्यायालय ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ उच्च न्यायालय है, दूसरी तरफ मुख्य खंडपीठ है। तो यहाँ पे देखिए, कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलोर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय यहाँ पे भोपाल है, वो गलत दे रखा है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों वो जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में, याद रखना जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। यहाँ पे भोपाल गलत दे रखा है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है। तो कब कमी की जा सकती है। तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 अगर लग जाए तो इनके वेतन में है वो कमी की जा सकती है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 60 नंबर प्रश्न है, बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वो है देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन एवं दीव, ये बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं चारों के चारों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, ये मैंने आज आपको जो अपना 23वां नंबर का चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस में उच्च न्यायालय, ठीक है, उसको अपन ने पूरा पढ़ लिया है आज। कल अपन नेक्स्ट 24वां नंबर का चैप्टर लेके आएंगे। और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।